इटली का एकीकरण है ना, इटली का एकीकरण देखना है हमें। और इटली का एकीकरण देखो, वर्ल्ड मैप है सबके पास। ऑस्ट्रिया देखो, उसमें ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया एक देश है जो इटली के एकीकरण में बाधा, सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। तो इटली के एकीकरण में बाधा बनने वाला कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। चलो लिखो। चलो एक चीज होता है, इटली जो बटा हुआ था ना, टूटा हुआ था, वो कितने भागों में टूटा हुआ था? इटली का एकीकरण, इटली जो टूटा हुआ था, बटा हुआ था, वो 13 खंडों में टूटा हुआ था। कितने खंडों में? 13 खंडों में बटा हुआ था। एक इटली के एकीकरण में जो सबसे पहले राज्य आया था वो कौन सा आया था? कौन सा आया था? सर्डिनिया। सर्डिनिया, ठीक है, सर्डिनिया राज्य आया कि भैया एकीकरण करो इटली का। कि मैं सबसे पहले आ रहा हूं, मुझे चाहिए इटली का एकीकरण। हमने ये भी देखा था इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इटली का टूटने की सबसे बड़ी मुख्य बात क्या थी? यहाँ का विद्रोह। विद्रोह हुआ था ना, यहाँ के लोगों ने दो पार्ट में इटली को बांट दिया, एक गरीब रह गए थे, एक अमीर हो गए थे, ऐसा हो गया था ना। चलो लिखो, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, 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 ऐसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण को चाह रहा था या नहीं चाह रहा था? नहीं चाह रहा था ना कि इटली का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया चाह रहा था कि इसका एकीकरण ना हो। और ये इटली कितने खंडों में टूटा हुआ था? देखो, इटली 13 खंडों में बटा था, बटा था। इटली 13 खंडों में बटा था, इटली 13 खंडों में बटा था। हाँ, एक पॉइंट लिखो, इटली के एकीकरण में सबसे पहले कौन सा देश आया था? सर्डिनिया, ये वाला देश, सॉरी राज्य, सर्डिनिया राज्य। एकीकरण के लिए सबसे पहले आया था ये वाला राज्य, सर्डिनिया। इटली के एकीकरण में सबसे पहला राज्य जो आया वो आया था सर्डिनिया। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें एग्जाम। ठीक है, यूके एसएससी या कोई सा भी एसएससी देखोगे जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, कोई सा भी एग्जाम, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखा है सिलेबस में। सिलेबस सबके पास है, कोई ऐसा जिसके पास सिलेबस नहीं है? अपना सिलेबस निकालो। देखो, सिलेबस में जो विश्व इतिहास है, सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो यूरोप में पुनर्जागरण में उससे संबंधित मुख्य इतिहासकारों, साहित्यकारों और कलाकारों व वैज्ञानिकों का योगदान हमने देखा, बहुत अच्छी तरीके से देखा था। साहित्यकारों में हमने कौन से देखे थे? एक व्यक्ति देखे थे, दांते, कॉमेडी डिवाइडेड कॉमेडी देखी थी, ठीक है। और हमने कौन देखे थे? पेट्रियार्क। और कौन देखे थे? मैकियावेली, ठीक है। भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं? चाणक्य को। और कौन देखे थे? शेक्सपियर, ठीक है। उनकी एक किताब थी जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। और कौन देखे थे? हाँ, ठीक है, ये लोग देखे थे। उसके बाद हमने इसके वैज्ञानिक देखे थे, वैज्ञानिकों ने क्या क्या बनाया, जैसे कोपरनिकस देखा था, टोलमी यहाँ से आया था, जर्मनी से आया था, है ना। और कौन था? न्यूटन। हाँ, न्यूटन यहाँ से आए। और कौन था? गैलीलियो। गैलीलियो। और
मार्को पोलो, इन सबको देखा था। सबके इन्होंने क्या क्या यंत्र बनाए थे वो यंत्र भी देखे थे हमने वैज्ञानिक आधार पर, है ना, योगदान देखा था इनका। कलाकार भी देखे थे हमने यहाँ के। अच्छा, ब्रिटेन में राजशाही राजवंश देख लिया, है ना, जेम्स द्वितीय देखा था, विक्टोरिया देखी और वहाँ की प्रमुख घटना देखी थी। फ्रांसीसी क्रांति खत्म कर दी हमने, अमेरिकी क्रांति खत्म हो गई। अमेरिकी क्रांति में जो दास प्रथा है वो खत्म करने वाले व्यक्ति कौन थे? दास प्रथा खत्म करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, दास प्रथा। और रंगभेद, दास प्रथा नहीं, दास प्रथा किसने की थी? अब्राहम लिंकन ने, है ना। और रंगभेद किसने खत्म करा? मार्टिन लूथर किंग ने, है ना, जूनियर भी बोलते हैं, सॉरी, एक मार्टिन लूथर किंग है, एक मार्टिन लूथर क्या बोलते हैं उसको, जूनियर। किंग अलग है, किंग वो हमने पहले देखे थे, और जूनियर ये वाले हैं जो अमेरिका में थे, है ना, अमेरिका के राजनेता थे ये देखा था हमने। अमेरिका में एक क्वेश्चन देखा होगा तुमने, कर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कौन सी कहाँ से संबंधित था ये? अमेरिका से। और हमने ये भी देखा था अमेरिका में दो आंदोलन होते हैं, एक पहला कौन सा होता है? बोस्टन बंदरगाह वाला, जहां पर चाय, है ना, बोस्टन टी पार्टी, ये वाला आंदोलन देखा था, जहां पर वो जहाज पर चाय भरी हुई थी उसको समुद्र में गिरा देते हैं, उसके बाद इंग्लैंड वाले लोग उनके ऊपर गोली चलवा देते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? बोस्टन टी पार्टी। ओके, चलो, उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था? स्टाम्प बिल, पहले देखा था स्टाम्प बिल। स्टाम्प बिल में क्या था? स्टाम्प एक्ट बोलते हैं उसको, क्या था? स्टाम्प एक्ट। ये जबरदस्ती कर लगा रहे थे, है ना, लेकिन प्रतिनिधि नहीं था, इसके लिए उन्होंने क्या, मतलब अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं, अमेरिका का प्रतिनिधि नहीं था, है ना, था ही नहीं तो भाग क्या लेते हो, इसलिए उन्होंने यही नारा दिया था कि नहीं तो कर नहीं। अमेरिका हो गया था। उसके बाद हमने देखा था फ्रांस की क्रांति देखी थी पहले। हाँ सर, फ्रांस की क्रांति। अच्छा, ऐसी क्रांति का नाम बताओ जो रक्त विहीन क्रांति थी या गौरवमयी क्रांति थी? इंग्लैंड की क्रांति, ठीक है, चलो। और जिसमें रक्त बहा था वो क्रांति कौन सी थी? अमेरिका की क्रांति। इन्होंने अमेरिका में तो रक्त बहा दिया, अपने यहाँ रक्त नहीं बहाया, ठीक है। रक्त विहीन क्रांति कहाँ की बताई जाती है? इंग्लैंड की। रक्त विहीन क्रांति इंग्लैंड की। और ये क्रांति जो खत्म की थी वो किसने खत्म की थी? हाँ, और राजा बन जाते हैं, विलियम ऑफ ऑरेंज, राजा बनती क्रांति खत्म हो जाती है। ये अपने 15,000 सैनिकों को लेकर किसके पास चले जाते हैं? जेम्स द्वितीय के पास, और द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग जाता है। ये वाली स्टोरी हमने पूरी देख ली। उसके बाद हम सब हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इटली का एकीकरण, ठीक है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन बन रहा है? ऑस्ट्रिया। इटली कितने खंडों में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इटली कितने खंडों में बटा हुआ था? 13। सबसे पहला राज्य जो आया था इटली के एकीकरण में, ठीक है, सर्डिनिया। नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट लिखो जिसेफ, हाँ नाम एक, जिसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी, ऐसे लिखेंगे, जोसेफ मेजनी ने कहा था कि समाज में क्रांति लानी है तो जोसेफ मेजनी ने कहा था कि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को शासन सौंप दो। सही है। एक व्यक्ति आते हैं, काउंट डी कैपोर।
काउंट दी कैवोर, यही होते हैं जो इटली के एकीकरण को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लेके जाते हैं, यही व्यक्ति। और इन्हीं के प्रयासों से इटली का क्या होता है, एकीकरण होता है। कौन होते हैं, काउंट, लिखो काउंट डी लागी। और ये डेट आती है 1854 में लेके जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं। काउंट डी कैवोर, काउंट टा कर लेना, काउंट, चाहे यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट डी कैवोर 1854 में एक युद्ध होता है क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध, देखो क्रीमिया युद्ध, अब तुम्हें यही पता होगा क्रीमिया किसने हथिया लिया। अभी वर्तमान टाइम में क्रीमिया किसके पास है, रूस के पास है। रूस ने जब क्रीमिया को हथियाया था, उसी टाइम पर जो G7 है, G8 था, उसको G7 बना दिया गया, रूस को वहां से निकाल दिया गया था ना G7 से। अभी G7 में रूस नहीं है, पहले रूस भी था। युद्ध, क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। काउंट डी कैवोर 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। और इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय कर दिया, ठीक है। विश्व स्तर पर इसकी पहचान बना दी कि इटली का एकीकरण होना ही चाहिए। एक इन्हीं का ही प्रयास था काउंट डी कैवोर का कि 1871 में इटली का क्या होता है, एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 में, किसके द्वारा, किसके प्रयासों से, काउंट डी कैवोर के प्रयासों से, काउंट डी कैवोर के प्रयासों से, कैवोर के प्रयासों से। काउंट डी कैवोर के प्रयासों से इटली का एकीकरण हुआ। और कब हुआ, 1871 में। देखो एक व्यक्ति है बिस्मार्क, कौन है, बिस्मार्क देखेंगे हम, भारत का बिस्मार्क और इटली का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसको बोले जाते हैं, सरदार वल्लभभाई पटेल, है ना, पटेल साहब को, है ना, पटेल साहब को बोलते हैं। और इटली का बिस्मार्क किसको बोलते हैं, काउंट डी कैवोर, है ना, कैवोर को। कैवोर साहब ने इटली का एकीकरण कब किया, 1871 में। और पटेल साहब ने कब किया, 1950 में, है ना। भारत का एकीकरण, भारत का जो एकीकरण हुआ वो एक प्रॉपर डेट नहीं कह सकते, क्योंकि उसको बार बार अलग अलग तरीकों से किया गया था। जैसे देखो सबसे बाद में जो हुए थे 3 लोग, जम्मू एंड कश्मीर, इनको कैसे किया गया था, भारत में कैसे मिलाया गया था। और उसके बाद थे हैदराबाद, उसके बाद एक और था जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था, जनमत संग्रह हुआ था जूनागढ़ में, ठीक है, ठीक है। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला था, ऑपरेशन पोलो जो चला था वो पुलिस कार्यवाही थी, पुलिस कार्यवाही थी, इसलिए लेकिन थी हमारी आर्मी जो पुलिस की वर्दी में गई थी हैदराबाद का एकीकरण हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा, उस समय राजा कौन थे, राजा हरि सिंह, उनके द्वारा। तो ये घटनाएं अलग अलग टाइम पे हुई, इसलिए हम प्रॉपर कह नहीं सकते कि भारत का एकीकरण कब हुआ। प्रॉपर रूप से कह सकते हैं 50 तक इन्होंने कर दिया था, है ना। करने के बाद फिर हमारे राज्यों का फिर से टूटना शुरू हुआ। भाषा क्या था, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। भाषा के आधार पर सबसे पहला आंध्र प्रदेश। हमारे यहाँ कई सारी कमेटी बनी थी। सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो कौन सी बनी थी, भाषा के आधार पर एकीकरण के लिए, बताओ। फजल अली सबसे पहले बनी थी, कौन सी, सबसे बाद में बनी थी ना। फजल अली की सिफारिश पर ही हमारा आंध्र प्रदेश का गठन। फजल अली कमेटी जो बनी थी ना, उसमें कितने लोग थे, 3 लोग, हिरदेराज कुंजरू, है ना। अच्छा, फजल अली, हिरदेराज कुंजरू,
सबसे पहली कौन सी बनी थी? एक समिति बनी थी दूसरे नंबर पर जिसको बोलते हैं JBP समिति, है ना? इसमें कौन कौन लोग थे? कौन कौन से लोग? सरदार पटेल साहब, क्या नाम है? JBP, हाँ जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और पटेल साहब थे ना। चलो नेक्स्ट लिखो। इटली पढ़ रहे हैं, इटली। बिस्मार्क, इटली का बिस्मार्क काउंट डी कैमोर, कैबोर। इटली का बिस्मार्क। भारत की बिस्मार्क सरदार पटेल। चलो नेक्स्ट लिखो बिस्मार्क। ये लिख लो एक बार, इटली का बिस्मार्क, इटली का बिस्मार्क, काउंट कैबोर लिखना है। इटली का बिस्मार्क कैबोर। अच्छा लिख लिया, वो जो बनाया था वही बना लिया, बढ़िया, ये काम सही करा तुमने, बहुत तेज हो। नेक्स्ट लिखो गैरीबोल्डी। अब गैरीबोल्डी को देखते हैं। गैरीबोल्डी, यहाँ पर एक तुमने पढ़ा होगा लाल लाल कुर्ती सेना, पढ़ा था लाल कुर्ती सेना। बताओ लाल कुर्ती सेना कहाँ संबंधित है? पाकिस्तान से। अरे वाह, लाल कुर्ती सेना ये इटली से खान अब्दुल गफ्फार। ये इटली से, इटली वाली पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? खान अब्दुल गफ्फार खान वाली नहीं, यहाँ से प्रेरणा ली थी उन्होंने। तो ये कुर्ती सेना तो जो एकीकरण की तलवार मानी जाती है, तलवार, वो किसको माना जाता है? मैंने लिखा है, तुम्हें क्या लिखा है? क्या लिखा है? गैरीबोल्डी। इसको एकीकरण की, इटली के एकीकरण की क्या मानते हैं? उसको तलवार मानते हैं। इन्होंने कौन सी सेना बनाई थी? लाल कुर्ती सेना, है ना? लाल कुर्ती सेना। चलो लिख लो, क्या लिखा तुमने? गैरीबोल्डी, गैरीबोल्डी, गैरीबोल्डी। इसके आगे लिख लेना इटली, इटली की एकीकरण की तलवार। इटली के एकीकरण की तलवार था गैरीबोल्डी। इटली के एकीकरण की तलवार, इटली के एकीकरण की तलवार। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबोल्डी लिख लो, यही लिख लेना। सेना बनाई थी इन्होंने। विशेष सेना का गठन किया था जिसका नाम था, गैरीबोल्डी ने विशेष सेना का गठन किया जिसका नाम लाल कुर्ती सेना था। अब देखो जो क्रीमिया युद्ध हो रहा था ना, क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्रीमिया युद्ध से एक महिला है जिसका नाम है लेडी विद द लैम्प करके, जानते हैं ना उनको? क्या नाम था उनको? क्या? फ्लोरेंस की तो था वो। फ्लोरेंसा, नाइटिंगेल फ्लोरेंसा, है ना? तो उसका जो संबंध था वो, उनका संबंध कहाँ से था? क्रीमिया से। क्रीमिया से जो युद्ध में लोग सैनिक घायल हो रहे थे, लाल कुर्ती सेना जो घायल हो रही थी, या वैसे जो लोग घायल हो रहे थे, उनका क्या कर रही थी? ये इलाज कर रही थी। पूरी रात इनके हाथ में क्या था? लैंप था। उस लैंप से ही पूरे मरीजों को देख रही थी। तो ये कब की बात है? 1856 की, ठीक है? 1854 से लेके 1871 तक, ठीक? चलो लिख लो। फ्लोरेंसा के बारे में लिखना, फ्लोरेंसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ब्रैकेट में लिख देना, लेडी विथ द लैम्प, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प का संबंध क्रीमिया युद्ध से है, का संबंध क्रीमिया युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प का संबंध क्रीमिया युद्ध से है।
चलिए अब बताइए इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। 1871। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, क्या लिखना है? हाँ, जर्मनी का एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, और इटली का एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, और भारत का एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताओ, तीनों का नाम बताओ। इटली के कौन थे? इटली इटली के की तो वो काउंट डी कैमोर। कैमोर। भारत के भारत पटेल। पटेल साहब। और जर्मनी के कौन थे? हाँ वही थे, कौन थे? बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। ठीक है। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण करने का संदेश वाहक किसको माना जाता है? संदेश वाहक नेपोलियन को। किसको माना जाता है? नेपोलियन। चलो लिखा देता हूँ, हेडिंग डालो, जर्मनी का एकीकरण। हाँ जर्मनी पढ़ेंगे ना सर। कुछ नहीं लिखना, चलो जर्मनी का एकीकरण लिखो। ठीक है, लिखो संदेश वाहक मतलब एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण का संदेश वाहक किसको मानते हैं? नेपोलियन को। जर्मनी के एकीकरण का संदेश वाहक नेपोलियन को माना जाता है, नेपोलियन को माने जाता है। इसी नहीं जर्मनी में राष्ट्रीयता की, इसी नहीं जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार कर लिया था। ये बताओ इटली की एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे 1871 में? कैमोर। इटली की एकीकरण में बाधा कौन बन रहा था? ऑस्ट्रिया बन रहा था। कौन बन रहा था? ऑस्ट्रिया। क्या हुआ? ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलो जर्मनी के एकीकरण में बाधा कौन बन रहा था ये बताना है। कौन बनेगा? देखो जर्मनी के राइन क्षेत्र पर अधिकार कौन कर रहा है? फ्रांस। तो फ्रांस चाह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण हो? नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण में जो बाधा बन रहा है वो बन रहा है फ्रांस। कौन बन रहा है? फ्रांस। ये सारे के सारे दो देश जब लड़ते थे तब, और आज सबके सब एक साथ हैं। आज इनकी कोई पर्सनली दुश्मनी किसी से नहीं है। यूरोप में कोई सा भी देश आपस में नहीं लड़ रहा है, लेकिन अरब देशों को लड़ाने में सबसे ज्यादा जो हाथ है वो किसका है? यूरोपियों का है कि नहीं? हमने देखा था चाहे वो कोई सा भी युद्ध हो, उस युद्ध में जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की आपसी लड़ाई देशों में
बंटवारा करा देती है। चाहे वो इराक ईरान युद्ध हो, चाहे वो ईरान इराक कुवैत युद्ध हो, है ना। कुवैत के कौन थे? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को मारने वाले व्यक्ति कौन थे? अमेरिका वाले। ठीक है, अमेरिका ने वहां पे चलाया था ना, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन डेजर्ट चलाया था, है ना। हर जगह अमेरिका मिलेगा, जहां पर दिखेगा कि कोई देश अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने देश की बात कर रहा है, वहां अमेरिका आएगा और उसको शांत करा देगा कि तू सिर्फ पूंजीवाद को सपोर्ट करो और हमें सपोर्ट करो। अमेरिका का जहां फायदा होगा अमेरिका दिखाई देगा, अमेरिका का जहां नुकसान होगा अमेरिका नहीं दिखाई देगा। वैसा ही रूस है, ठीक है। रूस ने हमें हथियार भेजे ताकि उसका फायदा हो, है ना। रूस हमें हथियार भेजता है, रूस हमें हथियार भेजता है, क्यों? रूस का फायदा है। जहां हमने रूस के भी हथियार खरीदने बंद किए वहां रूस हमसे भी अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जो फायदा हो या नुकसान हो उसको जो करना है वो करना है। भारत सबसे बड़ा उसका सामान का निर्यातक है, आयातक है, फिर भी चाइना हमसे ज्यादा वो नहीं करता, है ना। जो चाहिए वो चाहिए, खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। हमारे यहाँ दीपावली एक दिन की होती है और चाइना भर के माल फेंक देता है। इतना माल भेज देता है, इतना माल भेज देता है कि हम बेच भी नहीं पाते, अगले साल के लिए स्टॉक करके रख लेते हैं, सही है। और हमारे यहाँ 9 दुर्गे 9 दिन के होते हैं, चाइना उसमें भी सामान भेज देता है। और हमारे देश को ये पता है कि 9 दिन नवरात्रि चलेंगे, 9 दिन का सामान उनसे एक साल में नहीं बनाया जाता, ठीक है। यहाँ की चुन्नियाँ जो होती है माता को उड़ाई जाती हैं, वो अमेरिका चाइना से उठा के लेकर आते हैं। जो लाइटें जलती है घर में वो कहाँ से लेकर आते हैं? चाइना से लेकर। जो दीपक आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं? चाइना से लेकर आते हैं, सही है। जो माता की चौकी लगती है या उस पर जो बिछेगा, जो जो बिछौनी होती है, वो सारी की सारी कहाँ से लेकर आते हैं? चाइना से। वाह, चाइना माल, ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है, चमक रहा है, तो उसको लेकर आते उठा के। यहाँ तक कि हम मूर्तियां भी चाइनीज लेकर आते हैं उठा के, हाँ। सही है ना। ये है चाइना बहुत आगे है। और हमारे यहाँ पर इलेक्शन होगा तो 6 महीने पहले पता चल जाएगा और हर एक नेता सड़क पे मिल जाएगा। 6 महीने पहले बिहार का इलेक्शन खत्म, अब नेता कोई भी सड़क पर नहीं है, सही है। किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ गा रहा है, कहाँ नल गड्ढे हो रहे हैं, किसके घर में खाना है नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क ये पड़ता है कि हम जीत जाए और हमारा बच्चा विदेश में जाके सेटल हो जाए। धीरे धीरे देखना, जितने नेता हैं ये बूढ़े बूढ़े नेता खत्म हो जाएंगे, इनके बच्चे सारे विदेश में सेटल हो जाएंगे। राजनीति बचेगी, इतनी गंदी राजनीति बचेगी जहां कोई जाएगा भी तो उसको भी पीछे खींच ले जाएगा, शायद इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। एक विधायक बनी है, विधायक मैथिली ठाकुर, वो बनते ही अमेरिका पहुंच गई कि मैं अमेरिका आई हूँ, यहाँ पे मेरे साइज की जींस मिल जाती है, मैं पतली हूँ तो मेरे बिहार में जींस नहीं मिल पाती है, यहाँ आई हूँ मैं जींस खरीदना है, ठीक है। वो इलेक्शन खत्म हुआ, विधायक बन गई है, अब वो पहुंची विदेश में, आराम से मस्ती करती है। अब लो, हो गया विकास, बिहार का हो गया विकास, हो जाएगा विकास? कभी नहीं, सिर्फ नेता अपना विकास करते हैं, है ना। चलिए, तो इटली का हो गया ना। जर्मनी के एकीकरण में बाधा कौन बन रहा है? फ्रांस। जर्मनी के एकीकरण में बाधा बन रहा है फ्रांस। जर्मनी में एकीकरण की जो संदेश वाहक था वो कौन था? नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन को ही राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है। कहां पर? जर्मनी में। लिख लो ये वाली बात, जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव किसने रखी? जर्मनी में नेपोलियन ने, ठीक है। और बाधा कौन बन रहा था जर्मनी के एकीकरण में? फ्रांस। लिख लिया ये भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जर्मनी का एकीकरण, ये लिख लो, पता ही है, मैंने बता दिया तुम्हें। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने किया। ये जो था ना बिस्मार्क, ये प्रधानमंत्री था एक राजा का, ठीक है। और राजा था प्रसा का, एक राजा था प्रसा, ऐसे लिख लेना, प्रसा का राजा शासक। बिस्मार्क जो था प्रसा का जो शासक था उसका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, ठीक है। देखो
देखो एक चीज और बताता हूँ मैं, ये जो पिरसा था ना, पिरसा 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 ही विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र था, ऐसा देश था जिसने सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य किया, है ना। जो देश शिक्षा को अनिवार्य कर देगा ना, वो देश ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली विकसित होने की राह पे चलेगा। तो ये पहला देश था, पहला विश्व का पहला देश या पहला क्षेत्र जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया। अनिवार्य किया। जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब जर्मनी का संविधान बनेगा 1848। लिखो, नोट करके लिख लो या पॉइंट लिख लो। विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रेसा था। सबसे पहले अनिवार्य करने वाला प्रेसा था। देखो 1848 जर्मनी संविधान सभा बनी। संविधान सभा क्यों बनेगी? देश को चलाने के लिए। हाँ, संविधान का निर्माण करने के लिए बनेगी ना। हमारी संविधान सभा कब बनी? हमारी संविधान सभा 1900 कब बनी? 47 में, तभी आजाद हुए हम। हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। बोला तो तेज से, पता है तुम्हें सब, ठीक है। 26 जनवरी 1950। जबकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। कुछ प्रावधान तब भी लागू हो जाते हैं ना। 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। तो क्यों 26 जनवरी को हमने लागू किया पूरा संविधान? हमारा विशेष स्थान, हमारा एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को। जब लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ, तभी जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और बोला कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, कि आज से हमारा क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया उस टाइम, लेकिन हम आजाद नहीं हुए थे। हमने खुद को आजाद कर लिया था, तब की ब्रिटेन वाले हमको 1947 में आजाद करके गए थे। वैसे ही कहां पर हुआ था? अमेरिका में अमेरिका ने खुद को ही 4 जुलाई 1749 को 1776 को खुद को आजाद घोषित कर दिया था। लेकिन उनको आजादी कब मिली? 1783 में। ठीक है, इतने दिन बाद मिली थी। वैसे हुआ था उनके साथ भी। भाई हम तो खुद को तो आजाद, जब तक खुद को आजाद नहीं मानोगे तब तक तुम आजाद नहीं। जब तुमने खुद को आजाद मान लिया तो तुम आजाद। ठीक है। जर्मनी के संविधान की सभा कब बनी? संविधान सभा 1848 में। लिखो नेक्स्ट। जर्मनी में जो आज भी शासक बनते हैं ना, जो भी राजा बनता है, उसको चांसलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांसलर। ऐसे लिखा था क्या? चांसलर। आज भी चांसलर बोला जाता है उनको, है ना। जर्मनी की जो भी प्रधानमंत्री होंगे तो उसको चांसलर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? चांसलर। भारत में क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अमेरिका में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। किस देश में ना राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, किस देश में? अमेरिका में राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। हमारे देश में भी राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, लेकिन सब काम किसके कहने से चलता है? प्रधानमंत्री। लिखो, जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता है। ठीक है। एक युद्ध लिखेंगे हम 1886 का। प्रेसा से युद्ध किया था। प्रेसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था। देखो 1886 प्रेसा 1886 प्रेसा प्लस ऑस्ट्रिया का युद्ध। प्रेसा ऑस्ट्रिया का युद्ध। देखो जर्मनी का एकीकरण हो रहा है और इधर युद्ध भी हो रहा है ना। एकीकरण युद्ध। अब देखो 1886 में ऑस्ट्रिया और प्रेसा का युद्ध हुआ। प्रेसा प्लस
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रसा जीतेगा या ऑस्ट्रिया जीतेगा? देखो, अगर ऑस्ट्रिया जीतता है ना तो जर्मनी का एकीकरण कभी नहीं होगा, अगर प्रेसा जीतेगा तो जर्मनी का एकीकरण होगा। तो प्रेसा ऑस्ट्रिया हार जाता है और जर्मनी जीत जाता है। हाँ, प्रेसा जीत जाता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है। ऐसे लिख लेना इनका युद्ध, इसमें लगा दो, क्रॉस लगा दो एक, ठीक है, बन गया। और ऑस्ट्रिया को इसको लिखने का, इसे जर्मनी का अंग बना लिया जाता है, इसे जर्मनी का अंग बना लिया जाता है। ऑस्ट्रिया जर्मनी में है। एक युद्ध और लिखेंगे, एक युद्ध और लिखेंगे, पेरसा और फ्रांस का 1870। अब लिखेंगे 1870। इधर भी पेरसा है और प्लस फ्रांस है। इनका भी एकीकरण का युद्ध हो रहा था, एकीकरण के लिए युद्ध हो रहा था। ये ब्रैकेट में लिखना है, एकीकरण के लिए युद्ध, एकीकरण के लिए युद्ध, एकीकरण के लिए युद्ध, एकीकरण के लिए युद्ध। कौन जीतेगा? इसमें भी प्रेसा जीतता है और फ्रांस हार जाता है। बस ऐसी क्रॉस लगा लो, एक लाइन लिख लो, छोटी सी लाइन लिख लो, संधि। इन दोनों के बीच संधि होती है 1871 की, इन दोनों के बीच 1871 संधि होती है, संधि, संधि लिखो। संधि का नाम होता है फ्रैंकफर्ट, 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 फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि लिख लोगे, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है, लिख लो। इससे मतलब इस संधि जो है 1871 में, इससे जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। बस एक लाइन और लिख लो, खत्म करते हैं, नोट करके लिखो। अभी बिस्मार्क साहब है ना, अभी बिस्मार्क, बिस्मार्क अभी प्रधानमंत्री का, अपने चांसलर का अभी राज्याभिषेक कराएगा, ठीक है, वर्साई के महल में, वर्साई के महल में। ये वर्साई हमने पहले ही पढ़ा था ना, वर्साई चुड़ैलों का धावा कहाँ हुआ था? वर्साई में हुआ था ना, वर्साई के महल में। तरफ जा रही थी वो पेरिस में, है ना, पेरिस, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस। हाँ, तो हमारे देश की लड़कियां क्या हैं? चुड़ैल है, पापा की परियां, पापा की परी, भी उड़ जाती हैं। पापा की परी लिखो। हम तो शेर नहीं है, परियां थोड़ी है। हम तो शेर नहीं है, मांस खाती हम, नहीं, शेर है हम तो। लिखो, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद वहां के शासक, शासक कौन बन चुके हैं अब? चांसलर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे ना, चांसलर, चांसलर का, हाँ, शासक मतलब चांसलर का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक पेरिस के, पेरिस के अभिषेक, पेरिस के राज्याभिषेक पेरिस के वर्साई के महल में किया, पेरिस के वर्साई के महल में किया, पेरिस के वर्साई के महल में किया। तो अब इसको यहीं रोकते हैं,
हमने किन किन का वो देख लिया, किस किस का देख लिया हमने एकीकरण? जर्मनी का, जर्मनी का और फ्रांस का। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। ठीक है। और इटली का एकीकरण किसने किया? किसने? कैबोर ने, काउंट डी कैबोर ने। ठीक है। और जर्मनी के एकीकरण का जो पथ प्रदर्शक था, संदेश वाहक था, वो कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन ने ही जर्मनी में क्या लाया? राष्ट्रीयवाद। जर्मनी के एकीकरण में किसने योगदान दिया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन था? ये वहाँ का प्रिसा के शासक का प्रधानमंत्री। कौन सी संधि हुई थी जो जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ? 1871 की संधि। कौन सी संधि थी वो? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया। इसको यही छोड़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम रूस की संधि। ठीक है। रूस की क्रांति। हाँ।